2026 टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 नियो ड्राइव आज मेरे साथ में है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, ये एक 48 वोल्ट मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस गाड़ी अब हो चुकी है। नियो ड्राइव का एक टैग जो है वो इसके ऊपर लग चुका है। कुछ फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं, कुछ फीचर्स इसमें से निकाले गए हैं। तो क्या 2026 में अगर आप फॉर्च्यूनर परचेस करते हो तो ये गाड़ी आपको मिलने वाली है, और क्या आपको अराउंड 55 लाख रुपीज़ ऑन रोड पे करके इसे कंसिडर करना चाहिए या नहीं, चलिए जानते हैं। POV फॉर्मेट में फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ये वही 2.8 लीटर है, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ है। 60 सीसी का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज इसमें देखा गया है। उसके अलावा पावर आउटपुट और टॉर्क ऑलमोस्ट सेम ही है। 202 PS और अराउंड 500 Nm का टॉर्क देती है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में। अगर आप लेते हो मैनुअल तो आपको मिलता है 420 Nm का टॉर्क। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स आपको मिलता है इसके अंदर। आप पेट्रोल में भी ऑप्ट कर सकते हो। पेट्रोल में 2.7 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के दोनों ही ऑप्शन है। ये इसका साउंड है आइडियल पे इंजन, आप सुन लो एक बार। अभी इसके अंदर इंसुलेशन प्लेट तो मिलती है, बट हाइड्रोलिक जो है वो नहीं आता है। लाइक आपको इसको ओके थोड़ा सा हेवी है, हाथ से ही जो है वो ऐसे बंद करना पड़ेगा इंजन को। मैं डोर क्लोज करता हूँ और आपको एक एक चीज़ें बताते हुए चलता हूँ। इंजन जो है वो बंद कर देता हूँ, अदरवाइज इसके शोर में आपको शायद मेरी आवाज़ ढंग से सुनाई ना दे। ओके, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये रोड जो है वो आगे जाके बंद हो जाती है। यहाँ पर रास्ता जो है वो बंद है आगे जाके, दैट्स वाई मैं यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके शूट कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि कहीं किसी रोड के बीच में लगा के जो है मैं गाड़ी खड़ी कर दी। और ये जो गाड़ियाँ जाते आते दिख रही है ना, लोग यहाँ पर गाड़ी सिखाने आते हैं, जिसको भी सीखनी होती है उन्हें। चलिए सबसे पहले देखो, अगर डिज़ाइन वगैरह अपन देखोगे ना तो डिज़ाइन अगेन सब चीज़ें सिमिलर आपको देखने मिलेगी। कोई भी डिफरेंस जो है वो आपको एज एन सच नहीं मिलने वाले हैं। अगर डीलर आपको जो लाइक गाड़ी लोगे ना तो कैमरा आपको लगा के देगा 360। अभी ये अनफॉर्चुनेटली मेरी पर्टिकुलर ये जो मीडिया गाड़ी है इसके अंदर लगा हुआ नहीं है, ठीक है। बाकी टोयोटा का लोगो, ये वाटर फ्लोर डिज़ाइन, LED DRL, टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर नीचे मिल जाते हैं, फॉग लैम्प, देन उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर यूनिट मिल जाती है, लो बीम एंड हाई बीम। और टर्न इंडिकेटर इसकी सिक्वेंशियल पैटर्न में आती है, शुरू से ही बहुत ही खूबसूरत लगती है, बढ़िया लगती है। मतलब फ्रंट फेस जो है मुझे वो इसका बहुत अच्छा लगता है। ओके, अब साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में वही जो है एलॉय व्हील्स हैं, वही टायर ऑप्शंस हैं, और सेम पूरी बॉडी जो है वो सेम है। कुछ भी डिफरेंस जो है वो एज एन सच नहीं है यहाँ पर। और टायर की अगर मैं बात करूँ, लाइक मैं बहुत सारे लोग बोलेंगे ऑफ रोडिंग क्यों नहीं करके बताया यार, देखो इसके अंदर ब्रिजस्टोन ये ड्यूलर टायर लग रहा है, हाईवे टेरेन टायर है ये रहा। देखो ये हाईवे टेरेन टायर है। अब इसके साथ में अगर ऑफ रोडिंग करूँगा ना तो ये इसकी कैपेबिलिटीज़ को प्रॉपर तरीके से लाइक पुश नहीं कर पाऊँगा, लिमिट पे पुश नहीं कर पाऊँगा। तो इससे सेंस नहीं बनता है ऑफ रोडिंग फिर किसी और टाइम पे करेंगे जब मेरे पास में ऑल टेरेन टायर हो या मड स्नो टायर हो। और यहाँ पर आप लोग देख लो कुछ अंदर जो है वो इस टाइप का सीन है। अब जो चीज़ मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी वो ये लगी कि यार ये देखो मतलब किस तरीके का यहाँ पर मतलब काम करा गया है। मतलब क्या ये लग रहा है यार, मतलब ये देखो ये यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे उतरा हुआ है। ये पूरा है अगेन डैम्पिंग वाला ही पार्ट है, बट ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। मतलब जो बोलते हैं ना क्वालिटी स्टैंडर्ड या जिस प्राइस पॉइंट पे ये व्हीकल को आप सेल कर रहे हो वो यहाँ पर कहीं पे भी मैच होते हुए जो है वो मेरे को दिखता नहीं है। यहाँ पर नीचे आप देखो ये किस तरीके से ये निकल रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है बस लगा के छोड़ दिया और उसके बाद में जितना उतरना था वो जितनी विस्कोसिटी थी वो नीचे आ गया लिक्विड। तो लेडर फ्रेम पे है अगेन गाड़ी, नो डाउट गाड़ी रिलायबिलिटी वाइज इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका जो रोड प्रेजेंस है कोई दूसरी गाड़ी मैच नहीं कर पा रही है, उसी रीज़न की वजह से इसको बहुत ही अच्छे नंबर्स जो हैं वो सेलिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं। इवन दो लेजेंडर जो है वो गुड़गांव में अभी लाइक स्टॉक आउट हो रखी है, तो आपको वेटिंग पीरियड पे जो है वो गाड़ी लेनी पड़ रही है। डिस्काउंट तो बहुत दूर की बात है इन गाड़ियों पे। फिर आपका ये टॉप मॉडल जो है वो ब्लैक रूफ के साथ में आता है। अगर आप वाइट कलर लेते हो बहुत खूबसूरत लगता है, वाइट एंड ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगता है। ORVM काफ़ी बड़े हैं, यहाँ पर भी टर्न इंडिकेटर है। इधर आपके पास में लाइक ये क्रोम डोर हैंडल्स हैं और लाइक आपके पास में वेलकम बटन भी है। इससे ही आप लाइक रिक्वेस्ट सेंसर को लॉक अनलॉक जो आपको करना है कर सकते हो। एक्चुअली एक और चीज़ है, जब आप लॉक करते हो ना गाड़ी के, मिरर फोल्ड नहीं होते हैं, वो आपको अंदर से ही करके जाने पड़ेंगे अगर आपको फोल्ड करना है तो। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है कि टोयोटा का जो मतलब लाइक यहाँ पर इंडिया में जो इंजीनियर है उनका सोचना ऐसा है कि फॉर्च्यूनर खड़े करने वालों के पास में इतनी जगह है कि उनको मिरर फोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है।
शायद मेरे को ऐसा लगा, बाकी बताओ आप क्या रीज़न हो सकता है। यहाँ पर आपके पास में, सॉरी आगे से खुलेगा, डीजल टैंक है, 80 लीटर का डीजल है टैंक है, बट अराउंड 85 लीटर के आसपास डीजल जो है उसमें चले जाता है। मैंने करा है बहुत बार, मतलब ऐसे लॉन्ग ड्राइव करी है, पहले भी मतलब शेयर करा है। और जो चीज़ बाहर नहीं आई है वो ये नियो ड्राइव का बैज आया है, सिग्मा 4 अगेन पहले भी आता था 4x4 पे। फॉर्च्यूनर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेजेंडरी इधर लिखा हुआ है, वाइपर वॉशर, डिफॉगर, स्टॉप ऑन लैम्प, शार्क फिन एंटीना, पीछे आपके पास में पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, ओके बढ़िया, बहुत बढ़िया पार्किंग सेंसर वगैरह सही साइड काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देख लो कुछ इस टाइप से बूट ओपन होता है। अराउंड 296 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है, जब तीनों ही रोज़ ऊपर होती हैं। यहाँ पर दो मतलब ऐसे ठीक ठाक साइज़ के सूटकेस जो है वो आप यहाँ पर फिट कर सकते हो। फिर इन सीट्स को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो, एक मैंने नीचे करी हुई है, एक ऊपर करी हुई है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अगर आपको ज़्यादा सामान रखना है तो ऐसे सीट ऊपर फोल्ड हो जाती है। बट सीन पता है क्या है, मैं चलाते चलाते अभी बताऊँगा। इस सीट ऊपर जब फोल्ड रहती होती है ना, तो ये आसपास कहीं ना कहीं से टच हो रही होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चूँ 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 ऐसी आवाज़ आती है। मतलब ये ऐसे इसका जो लेदर है ना वो ऐसे टच हो रहा होता है। ओके, तो इसको अब इस बैग को साइड में रखता हूँ और यहाँ पे सीन है। इसको निकालने का भी सिंपल है, यहाँ से बस इसको लैश खींचना है और ऐसी कैसी ऊपर जाएगी। और ये वाला जो पार्ट है इसको आप यहाँ पर ऐसे अटका दो, जैसे मैंने इसको यहाँ अटकाया हुआ है, दैट्स इट। इसको ऐसे ऊपर करनी है। वो वाली जो सेकंड रो है वो भी रिक्लाइन होती है, वो अपन अंदर चल के देखने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख लो, ये स्टपनी आपको यहाँ पर मिल जाती है, दैट्स इट। इसको कर देते हैं क्लोज। अराउंड 11 स्पीकर, JBL का साउंड सिस्टम जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है। अब देखते हैं इंटीरियर में कि इंटीरियर में क्या कुछ सीन है। तो देखो सेम वही कॉन्ट्रास्ट में सेम पूरा सेटअप जो है वो आपको मिलता है। एक मिनट में लाइट्स जो है वो ऑफ कर देता हूँ, अदरवाइज सीन ही होगा कि बैटरी जो है वो लो जाएगी। नई की नई गाड़ी है, आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ हो। ओके, सब चीज़ें ऑफ कर दी है, फिर आपको मैं बता दूंगा। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो सीट मटेरियल वगैरह अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी टाइम तक जो है वो सीट्स वगैरह बहुत अच्छी रहती है, एक जैसी रहती है। आप मेंटेन करते रहो, साफ़ करते रहो, बस चीज़ें वही है कि अगर आप मेंटेन करते रहोगे तो ये जैसी हैं वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो जब लेजेंडर लॉन्च हुई थी, ये कलर जो टोन के अंदर ड्यूल टोन में लॉन्च हुई थी, और अभी भी यही कलर के अंदर जो है वो लेजेंडर सेल हो रही है। और 3 आपको हेडरेस्ट मिलते हैं, और तीनों ही हेडरेस्ट आपके एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में हैं, और 2 आगे के हैं ये भी एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में। उसके अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिल जाते हैं, 7 एयरबैग्स कार के अंदर आपको मिल जाते हैं। वो एक और सीट बेल्ट है, और पीछे आपके पास में ये आप देख सकते हो हैंडल बार वगैरह है। ओके, और ऊपर चढ़ने के लिए फुट स्टेपर आपके पास में स्टॉक यहाँ पर आएगा। इधर अगेन स्पीकर्स हैं, 1 लीटर बॉटल होल्ड हो जाती है, थोड़ा सा स्पेस, सॉफ्ट टच मटेरियल, दैट्स इट। ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल। एक ये लाइक आपकी एम्बियंट लाइट यहाँ पर जा रही है। अब ऊपर चढ़ने के लिए अगेन यहाँ पर आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि लिए गाड़ी काफ़ी ऊपर है। 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, थाई सपोर्ट वगैरह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इतना रिक्लाइन होती है, मतलब यहाँ पर ये जो डिफरेंस देख रहे हो ना, ये अब ये डिफरेंस यहाँ पर जो है, मैं आपको यहाँ पर एक बार देखो ये डिफरेंस कम करके बता देता हूँ। तो ऐसे कुछ आराम से जो है वो टेका लेके आप बैठ सकते हो, बढ़िया रिक्लाइन एंगल आपको मिलता है, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको थाई सपोर्ट मिलता है। मतलब ऐसा लगता है आप सोफे पे बैठे हो, ट्रस्ट मी यार, मतलब लाइक सीट्स का माहौल तो है। और मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ में भी फॉर्च्यूनर में ट्रैवल करा, एंड दे आर लाइक वेरी कंफर्टेबल। बस हाँ, आपको गड्ढे वगैरह पे थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ती है जब आपके पेरेंट्स वगैरह बैठे तो, क्योंकि लिए इट्स ऑन लेदर फ्रेम, और राइड क्वालिटी थोड़ी सी मतलब स्ट्रीफर साइड में, तो जो हिलने विलने वाला सीन है वो अभी डिस्कस करेंगे, वैसी ही है। टाइप C 2 पोर्ट आपको यहाँ तो मिल जाती है, आगे नहीं मिलती है। यहाँ पर एक कोट हैंगर है, इसको आप ऐसे बंद कर सकते हैं। इधर भी आपको ये बंद कर सकते हैं। 4 kg का मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर, आपकी मैगजीन्स न्यूज़पेपर यहाँ पर रह सकते हैं। सन कर्टन जो है वो यहाँ पर नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली। इन ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, गाड़ी बहुत गर्म होती है, और इधर से धूप भी आती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ना UV रेज वगैरह वाला कुछ सीन भी नहीं है कि मतलब थोड़ा सा टिंटेड ग्लास वगैरह दे दो, या कोई इसके अंदर मतलब वो भी नहीं है डैम्पिंग वगैरह ग्लास के अंदर कि हाँ थोड़ा NVH वगैरह कंट्रोल। एकदम प्लेन ग्लास जो है वो लगाए हुए हैं, बेसिक ग्लास है। फिर ऊपर भी अगर आप देखोगे तो सनरूफ वगैरह नहीं मिलता। खैर अच्छा है, सनरूफ नहीं मिलता, मेरे को चाहिए भी नहीं सनरूफ। सनरूफ में और मतलब पहले ही इतनी ज़्यादा धूप, और उसके बाद में फिर ये और ज़्यादा गर्म करती। यहाँ पर AC वेंट है। AC इस गाड़ी का बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, आराम से गाड़ी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। LED लाइट्स, और यहाँ पे AC के कंट्रोल्स हैं, और कम ज़्यादा आपको जो भी करना है, ऑटो पे रखना है, ऑफ करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। इधर हैंडल बार और कोट हुक, दैट्स इट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास में ये जो सीट बेल्ट है, इनकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको रियर में मिलती है। एक चीज़ और, कप अगर आपको रखने हैं, आपकी ग्लास वगैरह होल्ड करनी है, यहाँ पर आप कोक वगैरह पी रहे हो, तो वो अब यहाँ पर जो है रेस्ट पोजीशन पे उन्हें रख सकते हैं। ओके, सभी चीज़ें हैं बहुत अच्छी, क्वालिटी टच पॉइंट वगैरह बहुत अच्छे हैं, बट अगेन जो प्राइस आप पे कर रहे हो ना, वो फील यहाँ पर अब जो है वो 2026 में लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि
बहुत अपन दूसरी गाड़ियों में आगे बढ़ चुके हैं और फॉर्च्यूनर जो है ये लेजेंडर है, लाइक मैं फॉर्च्यूनर लेजेंडर कुछ भी बोलूँ समझ जाना, एक ही बात है। जो डिज़ाइन और पैटर्न है वही चेंज है, बाकी सब चीज़ें इंजन मतलब लाइक मैकेनिकली गाड़ियाँ सेम है। ये देखो अब यहाँ पर ये फॉर्च्यूनर लिखा हुआ आने लग गया है, दैट्स इट। इसको करते हैं क्लोज और अब आगे देखते हैं। ओके, अगेन बॉटल होल्डर है आपके पास में, सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, ORVM के कंट्रोल है, लॉक अनलॉक है। यहाँ से आप डोर ओपन करेंगे और यहाँ से आप ये लॉक अनलॉक, अगेन JBL का ट्विटर यहाँ पर। सीट जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो और थाई सपोर्ट जो है वो भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिकली ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो अगेन आपके पास में यहाँ पे बूट ओपन करना है, यहाँ से आप फ्यूल टैंक ओपन करेंगे। नीचे आपके पास में एक डेड फुट रेस्ट है, 2 आपके पास में यहाँ पर पैडल दिए हुए हैं और बूट ओपन करना है। डीजल लाइक आपका ये रीजनरेशन जो है वो आपको अगर मैनुअली करना है आप यहाँ से कर सकते हो, जो एग्जॉस्ट फ्लूइड जो है उसके लिए। और पार्किंग चाइम आपको ऑन ऑफ करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डन। अब चढ़ते हैं ऊपर। वापस चढ़ने के लिए हैंडल दिया हुआ है और लिटरली इसकी नीड आपको पड़ेगी और अच्छा भी लगता है इस हैंडल को पकड़ के गाड़ी पे ऊपर चढ़ने में। ये पूरा लाइक लेआउट आपको डैशबोर्ड का दिखता है फ्रॉम ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू एंड अच्छा लगता है। ये स्टीयरिंग आपको मैनुअली हाइट एंड रीच दोनों ही एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ मिलती है और काफ़ी सॉफ्टली जो है वो ये एडजस्ट होती है, मतलब हेवी नहीं है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरा एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी जो मैं बोलना चाहूँगा, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी ध्यान रखना चाहिए, ये सीट बेल्ट बहुत स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है, मतलब इसका मैकेनिज्म बड़ा प्यारा है। मतलब सीट बेल्ट कई बार होता है ना कि आप ले के आने में और निकालने में भी थोड़ा सा इसे ताकत लगानी पड़ती है, ये बहुत स्मूथ है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी दी हुई है। ऑफ रोडिंग वगैरह करोगे हैंडल को ज़रूरत पड़ सकती है ड्राइवर को, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये लाइक कार्ड हैंगर यहाँ पर है और इधर वैनिटी मिरर लाइट के साथ में सेम सेटअप उधर भी मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक्सटेंड नहीं होते हैं और यहाँ से आपके पास में धूप आ रही होती है, तो ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अब दूसरे मैन्युफैक्चरर बहुत छोटी छोटी गाड़ियों में, मतलब लाइक इसकी 1/4 प्राइस में जो है वो जो गाड़ियाँ आती है, जो 20 लाख रुपए की गाड़ियाँ आती है, 1/4 नहीं कितना हो गया, 1/3 हो गया, जो भी हो गया, लाइक मैथ्स मेरी ख़राब है, आप समझ लेना थोड़ा सा। तो ये 60 लाख रुपए के 55 लाख रुपए के आसपास आती है, तो 15-20 लाख रुपए में जो गाड़ियाँ आ रही है ना उनमें भी ये सनवाइजर है एक्सटेंडेबल फंक्शन के साथ आने लग गए हैं। तो ये तो लाइक आपको बेसिक चीज़ें देनी चाहिए, बट नहीं तो नहीं मिल रहा है, वो वाली बात है। इधर अगेन अब ये JBL के स्पीकर लगाए गए, बट इनकी प्लेसमेंट ऐसी है डैशबोर्ड के ऊपर, ऐसा लगता है कि आफ्टर मार्केट फिटमेंट जो है वो करा गया, मतलब वो ऐसा लगता ही नहीं है कि कंपनी से लगा हुआ है। ये देखो ऐसा लगता है इसको प्रॉपर अलग से जो है वो लगाया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंपनी को सही करने की ज़रूरत है। और अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। मतलब ये जो इंजन की रॉर है ना, लाइक इससे प्यार हो जाता है, कुछ भी करो आप। ये देखो यहाँ पर एनिमेशन आता है, फॉर्च्यूनर ऐसे लिखा हुआ आता है, तो जब ये इंजन स्टार्ट होता है ना बड़ा प्यारा लगता है, मतलब अच्छा साउंड आता है। लोग बोलते हैं इंजन इतना आवाज़ कर रहा है, शोर कर रहा है, मेरे को तो पसंद है। हाँ 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 हाँ, क्या दहाड़ है। तो बस सारी जो कमियां हैं ना वो इंजन पूरी कर देता है कि वो इतना सही है कि आपको लाइक ये सब चीज़ें फिर ब्लर आउट हो जाती है, फैड हो जाती है। आपके पास में पैडल शिफ्टर्स हैं, इस स्टेयरिंग पे सारे कंट्रोल्स हैं, इन कंट्रोल से आप MID एक्सेस कर सकते हो। MID का UI बहुत पुराना है। ये चीज़ अच्छी है कि एनालॉग में आपको दिए हुए हैं आपका RPM मीटर और इधर स्पीडोमीटर, नीचे आपके पास में फ्यूल गेज है और इधर आपके पास में ये आपका इंजन टेम्परेचर बता रहा है और MID में बाहर का टेम्परेचर बता रहा है। और यहाँ से अगर आप देखोगे लाइक ये ट्रिप है, ट्रिप भी आपको जो भी देखना है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, ऑडोमीटर आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पर ये भी मैनुअल कंट्रोल दिया है। मतलब टोयोटा का ये कहना है शायद, या उनका ऐसा मानना है कि जितने कम हो सकते फीचर्स दे दो ताकि गाड़ी ख़राब ही नहीं हो, गाड़ी सर्विस सेंटर पर आने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे। एक बार लेके जाओ, आओ, ऑयल चेंज करवाओ, फिल्टर चेंज करवाओ, फिर ले जाओ। तो बस वैसा वाला सीन है। और लिटरली ये टोयोटा की फॉर्च्यूनर ऐसी ही है, आपको और कुछ करवाना ही नहीं पड़ेगा अगर आप टाइम पे सर्विस करवा रहे हो तो। दैट्स इट। फिर यहाँ पर आपके पास में मोड वगैरह सिलेक्ट करना है, ब्लूटूथ आपको मिलता है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आपको चलाना है तो आपको यहाँ पर टाइप A पोर्ट मिलती है। ये देखो टाइप A पोर्ट, यहाँ से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर कुछ फीचर्स यहाँ पर आ गए, इस पर अपन आते हैं। यहाँ पर आपके पास में वॉल्यूम कम ज़्यादा वगैरह करना है, फ़ोन लाइक उठाना है, कट करना है, वो आप कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक लाइक यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल जो है वो आपको मिलता है, ऑन ऑफ आपको करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। दैट्स इट। ये देखो साइन आ गया, ये ऑफ़ कर दिया। अब यहाँ पर अगेन ये टाइम है, ये थोड़ा सा प्रीमियम वाइब जो है वो दे देता है। AC के कंट्रोल्स यहाँ पर है, लाइक ब्लोअर आपको कम ज़्यादा करना है आप कर सकते हो। ये एक सेंटर में डिस्प्ले आपको मिलता है जिसका UI बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है और इसको चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। लाइक लिटरली ये इतना पुराना हो चुका है कि आफ्टर मार्केट जो डिस्प्ले है ना वो भी इनसे बढ़िया लाख गुना अच्छे जो है वो अब मिलते हैं। तो ये चीज़ों की थोड़ी सी कमी जो है वो रह चुकी है। और यहाँ पर आपके पास में ये आपका एवरेज स्पीड वगैरह, क्रूजिंग रेंज, सब चीज़ें मतलब डिटेल आपको देगा, आप देख सकते हो। ट्रैक चेंज करना है, चैनल ऐप्स में जाना है आपको तो आप यहाँ से जा सकते हो। स्मार्ट लाइक ये डिवाइस लिंक कनेक्ट ऐप है,
उसमें भी कुछ ज़्यादा ऐसे फीचर्स वगैरह नहीं है। यहाँ से आपको रेडियो वगैरह चेंज करना है, वॉल्यूम बटन इधर दिया हुआ है, अगर आपको चेंज करना है तो आप लाइक वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है आप कर सकते हो। लेटेस्ट आपको ये डिजिटल जो है वो उसका शॉर्टकट यहाँ पर है, दैट्स इट। उसके अलावा ब्लूटूथ से ही आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आपको जो है वायर्ड मिलता है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको मिल जाता है। नीचे आपके पास में अब देखो ये डाउन हिल कंट्रोल है, असिस्ट कंट्रोल, और फिर ये मल्टी टेरेन सिलेक्टर दिया हुआ है। इसमें आपके पास में कई सारे मोड जो हैं वो आ जाते हैं। मैं आपको अब ये बता देता हूँ, चलो एक बार इस पे बाद में आते हैं, चलेंगे तभी समझा देता हूँ। ऑटो डिमिंग IR/VM है, चश्मा होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इधर आपके पास में LED लाइट है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इधर आपके पास में सेम सेटअप वही वैनिटी मिरर लाइट के साथ में, और हैंडल बार, एंड अगेन यहाँ पर ये जो स्टिचिंग्स हैं, फिनिश वगैरह, क्वालिटी, ये सब चीज़ें अच्छी है। बट मैंने फॉर्च्यूनर में ये देखा है कि जो इसकी स्टीयरिंग व्हील है ना, लाइक ये थोड़े टाइम बाद पुराने होने के बाद में कहीं ना कहीं उसमें ऐसे ऐसे निशान से जो है वो पड़ने लग जाते हैं। तो वो चीज़ का इशू जो है वो मैंने फेस करा है, मतलब लाइक देखा है मैंने इसके अंदर। आर्म रेस्ट जो है वो आपका ये ओपन होता है, डीप काफ़ी है, बट यहाँ पर ये स्लाइडिंग फंक्शन के साथ नहीं आता है। दो आपके पास में ग्लो बॉक्स है, ऊपर वाला ये कोल्ड ग्लो बॉक्स है, और नीचे वाला जो ग्लो बॉक्स है वो नॉर्मल ग्लो बॉक्स है, बट साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर इसके अंदर मिलती है। ओके, म्यूज़िक सिस्टम वगैरह जो है वो डिसेंट क्वालिटी का बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम मिलता है। चलो सीट बेल्ट लगाता हूँ और मैं आपको एक एक चीज़ अब इसकी भी बता देता हूँ। ओके, और अब एक और चीज़ है, अब लाइक यहाँ पर ये इकोनॉमिकली कंट्रोल ये है कि अब अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे हाथ लेके जाना है ना इन स्विचेस पे, तो थोड़ा सा टफ है, इट्स नॉट दैट मच ईजी। ये आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, ऑटो ऑन ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है, 4x4 का स्विच है। दो डमी बटन आपको मिलते हैं यहाँ पर। ये मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइक पार्किंग ब्रेक भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। वायरलेस चार्जर ज़रूर मिलता है, और यहाँ पर इसको आप बंद कर सकते हो। वुडन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है, बट ये बिल्कुल एकदम प्लेन है, वो फिनिश जो है वो वुडन वाला टेक्स्चर यहाँ पर नहीं है। ओके, 2 कप होल्डर हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ सीन है देखो, पहले तो नॉर्मल ये मोड सिलेक्टर वाला बटन आ गया है, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको, ये 3 मोड जो है वो यहाँ गए, पहले यहाँ पर हुआ करते थे। ड्राइव मोड ये है, ठीक है। और उसके बाद में ये MTS पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप ये H2 की जगह H4 पे करोगे इसको, तभी वो जो है वो सिस्टम एंगेज होगा। डीप स्नो हो गया, उसके बाद मड, सैंड, डर्ट और ऑटो। मतलब अगर आप कहीं ख़राब सरफेस पे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है डर्ट, सैंड, मड, डीप स्नो किस पे रखना है, ऑटो पे डाल दो, छुट्टी, आपका काम बन जाएगा, गाड़ी जो है वो निकालते हुए लेके जाएगी आपको। उसके अलावा फिर ड्राइव मोड पे नॉर्मल अगर आपको रखना है, ये H4 में ही आपका जो है वो काम बनेगा। ओके, और अब ये ड्राइव मोड में आ गया, तो अब ये रियर व्हील ड्राइव बायस जो है वो हो गया। अब स्पोर्ट्स, इको और नॉर्मल, ये 3 मोड जो है आपको मिलते हैं इसके अंदर। और H2, H4, ये लो 4 आप यहाँ से जो है वो एंगेज कर सकते हैं। ये सारे 4x4 के आपके स्विचेस हैं, और इन सब की परफॉर्मेंस लिटरली बहुत अच्छी होने वाली है। फॉर्च्यूनर अच्छा खासा ऑफ रोडिंग जो है वो कर लेती है, बहुत कैपेबल गाड़ी है, बट इन टायर के साथ में उतनी कैपेबल नहीं है जो टायर अभी मेरे को यहाँ पर मिले हुए हैं इस मीडिया कार में। तो अभी चलते हैं और ड्राइव एक्सपीरियंस में आपको शेयर करता हूँ कि ओवरऑल जो है वो गाड़ी चलाने में क्या डिफरेंस आया है, ये जो मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। अरे एक चीज़ और रह गई यार, भूल गया एक चीज़ आपको बताना। आओ, पता क्या भूला हूँ मैं, थर्ड रो में स्पेस का पंगा हो गया है। सीन ये है कि इन्होंने ये जो 48 वोल्ट की मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ना, वो पता कहाँ लगा दी बैटरी, वो ये यहाँ लगा दी है, देखो दिख रही है आपको ये। अब ये यहाँ पर इन्होंने बैटरी लगा दी है, तो पैर रखने की जगह कितनी कम हो गई है। मतलब यहाँ पर बंदा बैठे कैसे यार ढंग से, तो छोटे बच्चे ही जो है वो बैठ पाएंगे। पहले ऐसा होता था ना कि यहाँ पर बड़े लोग भी बैठ जाते थे, रीज़न बिंग कि यहाँ पर ये जो सीट है ये काफ़ी अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती थी। ये देखो मैं रिक्लाइन करके बताता हूँ एक बार आपको, 1 मिनट, ये देखो ये इतनी रिक्लाइन जो है वो ये हो गई है सीट। तो अच्छी खासी सीट रिक्लाइन होती थी तो मज़ा आता था, सही लगता था। बट अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पैर रखने की जगह जो है वो बहुत कम हो गई, बिकॉज यहाँ पर बैटरी लगा दी है यार इस गाड़ी के अंदर। तो ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगी। अब बैठ तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही बात वो हो जाएगी कि मतलब लाइक उतनी कंफर्टेबल जो है वो नहीं बैठ पाएंगे। तो चलिए चला के देख लेते हैं अब कि इस मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का कमाल क्या है, कितना फ़र्क पड़ गया है इस गाड़ी के अंदर पहले के कंपेयर में। कंपनी का कहना है कि अराउंड 0.4-0.5 kmpl अब आपको ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड करने वाली है। बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि फॉर्च्यूनर में आप 0.4-0.5 kmpl बढ़ा के क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि ये 80 लीटर का टैंक ऑलमोस्ट जितने 80% फॉर्च्यूनर ओनर है वो पूरा ख़त्म होने पे पूरा कंप्लीट फुल करवा देते हैं। और जितना डिफरेंस फ्यूल एफिशिएंसी से अब आएगा उतना डिफरेंस से ज़्यादा तो मतलब पेट्रोल की और डीजल की प्राइस ऊपर नीचे होने लग गई है इंडिया में।
और एक चीज़, हाँ एक चीज़ और कैसे ऐसे कैसे देखो, टर्निंग रेडियस देख लो एक बार गाड़ी का, 5.8 मीटर का टर्निंग रेडियस है। मतलब इस रोड पे भी मेरे को ये 3 लेन है, रिवर्स जो है वो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ पूरी गाड़ी जो है वो एक बार में कंप्लीट नहीं घूम सकती है, ठीक है। तो टर्निंग रेडियस थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज गाड़ी की साइज़ बड़ी है, ओके। बट इसको मतलब लाइक ऐसे मत सोचना कि ज़्यादा है। अभी XUV 7XO में चला रहा हूँ, वो भी जो है वो इस टर्निंग रेडियस पे जो है वो टर्न नहीं होती है। बट XUV 7XO का व्हील बेस जो है वो इस गाड़ी से ज़्यादा है, अराउंड 9 mm के आसपास में। दैट्स अ वियर्ड थिंग बिकॉज ये गाड़ी साइज़ में बहुत बड़ी लगती है उससे, ऑफकोर्स बड़ी है भी, बट उसका व्हील बेस ज़्यादा है। खैर स्पेस के मामले में यहाँ पर कहीं पर भी कहीं कमी नहीं है, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड रो किसी की भी अपन बात करो। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ कि क्यों लोगों को परफॉर्मेंस गाड़ी की जो है वो बहुत पसंद आती है। स्पोर्ट्स मोड, एक्सेलरेट करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा वरना पीछे वाले टायर जो है वो स्पिन करने लग जाएंगे। नॉर्मली ये रियर व्हील ड्राइव पर होती है, बट जैसे ही आप लाइक 4x4 वगैरह एंगेज करते हो तो आगे वाले व्हील में भी पावर जाती है। हंड्रेड 120, ओके। अपन आ जाते हैं नॉर्मल मोड में। ओके, तो 0 to 100 आप लोगों ने देख लिया कि कितनी बढ़िया, कितनी फास्ट जो है वो ये करती है, कितना सही एक्सेलरेशन इसका है, और इसकी परफॉर्मेंस की वजह से ही जो है वो लोग इसको लेना पसंद करते हैं। आज भी इसकी परफॉर्मेंस, इसकी पावर जो है वो बहुत ही कमाल की, और इसको चलाने के बाद में आपको दूसरी गाड़ी अंडर पावर फील होने लग जाती है, ठीक है। पावर फिगर मैंने आपको बता ही दिए थे, अराउंड 202 PS की bhp की पावर, और अराउंड 500 Nm का टॉर्क आपको इसके अंदर मिलता है, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स का। स्टार्टिंग से थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, जिन लोगों ने पहले वाले रिव्यू नहीं देखे हैं तो व्यूइंग एंगल गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, बढ़िया आपको बोनेट वगैरह दिख रहा होता है, आप काफ़ी हाइटेड बैठते हो। कोई ऐसी गाड़ी दूसरी नहीं है अंडर 60 लाख रुपीज़ जो इतना हाइटेड आपको बिठाए। स्कॉर्पियो एन भी जो बिग डैडी ऑफ SUV के नाम से आई है, उसकी भी हाइट कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट इसकी आप वो 19 है तो ये 20 है, ठीक है। तो आपको 2-4 सेंटीमीटर का भी फ़र्क होगा, बट ये आप हाइट पे ही बैठते हो। ORV में बढ़िया व्यू आपको मिलता है, आपको बढ़िया प्रॉपर तरीके से दिख जाता है। और ये जो लाइक यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा थिक मिलता है पैनल, तो अगर आप ऐसे बोलते ना कि ट्रैफिक वाले एरिया में जब आप टर्न ले रहे होते हो, वो जो राउंड बना हुआ है वहाँ आपको थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट जो है वो फील होता है। और एक और चीज़ है, गाड़ी की हाइट भी है ना, तो कई बार ऐसे हाइट की वजह से भी ब्लाइंड स्पॉट जो है वो फील होता है। बट होता ही है ना कि फॉर्च्यूनर जहाँ से आप निकाल रहे होते हो, आपको मोस्टली जो है वो लोग दूर हट ही जाते हैं या देख लेते हैं, इंजन का साउंड आ जाता है इतना बड़ा कि लोग ऑटोमेटिकली आपको साइड दे देते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा मतलब डर वाली बात नहीं रहती है कि फॉर्च्यूनर कहीं लगा दी है, किसी से लग गई है, तो ये सब साइड हो ही जाते हैं, इस गाड़ी की प्रेजेंस ही वैसी है, ओके। देन उसके बाद में अर्गोनॉमिकली भी अगेन सभी चीज़ें सॉर्टेड है। इतने सारे फिजिकल बटन देख के 2026 में एक तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत बढ़िया फील होता है कि क्या मतलब लाइक जहाँ पर हम लोग टच पैनल को ले लेके परेशान हो रखे हैं दूसरी गाड़ियों में, मास मार्केट में, यहाँ पर हर जगह फिजिकल बटन है। इवन दो ये जो वॉच है इसको भी सेट करने के लिए यहाँ पर ये आवर्स मिनट फिजिकल बटन दिए हुए हैं, तो इसको तो जैसा है वैसे ही रहें, तो बस इस स्क्रीन को UI को थोड़ा सा जो है वो अपडेट कर दो और बढ़िया एक म्यूजिक सिस्टम दे दो, NVH इसके अंदर बढ़िया कर दो और सस्पेंशन सेटअप चेंज कर दो। ये 2-4 चीज़ें इसके अंदर कर दी ना, मज़ा ही आ जाएगा। अब चीज़ जो सबसे बड़ी इसके अंदर निकाल दी है वो है वेंटिलेटेड सीट। मतलब ये नियो ड्राइव दिया है इन्होंने, वेंटिलेटेड सीट हटा दी, क्या मतलब क्या लॉजिक था ये, मेरे को ये समझ में नहीं आया यार। बेसिक चीज़ है वेंटिलेटेड फंक्शन। आज की तारीख में इतनी गर्म होती है गाड़ियाँ, इतनी गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है गर्मियों में, और वेंटिलेटेड सीट जो बेसिक चीज़ है मतलब लाइक आपकी गाड़ी में अब तो होनी चाहिए, नेसेसरी हो गई है। लोग पीछे वाली गाड़ियों में भी देने लग गई है ब्रांड्स, अब इन्होंने फ्रंट सीट में से ही निकाल दी है। तो क्या क्या को मतलब क्या सोचा है टोयोटा ने, आई डोंट नो अबाउट दैट। आप लोग बताओ कि टोयोटा का क्या मेंटेलिटी रही होगी, क्या ऐसे रीज़न रहे होंगे कि वेंटिलेटेड सीट जो है वो उन्हें हटानी पड़ी। अब ये जो 48 वोल्ट मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, ये क्या काम करती है मैं बताता हूँ। ये देखो बेसिकली क्या करती है कि आपकी गाड़ी जो है वो फटाफट से ऑफ या ऑन हो जाती है जब आपकी ज़रूरत नहीं होती है। लाइक जैसे सपोज अभी मैं अगर साइड में एक जगह पार्क करता हूँ, तो ऑटो ऑन ऑफ बेसिकली जो फंक्शन है ना, वो इंजन को बहुत साइलेंटली स्टार्ट कर देता है और बहुत ही साइलेंटली बंद कर देता है, ठीक है। मैं गाड़ी को यहाँ पर खड़ी करता हूँ, अभी खड़ी करी मैंने, गाड़ी बंद हो गई, इंजन बंद हो गया, जैसे ब्रेक छोड़ूंगा गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर मैंने गाड़ी रोकी,
गाड़ी बंद, वापस मैं स्टार्ट करूँगा गाड़ी चलने लग जाएगी। तो ये चीज़ है। और उसके बाद में जैसे ही आप मतलब लाइक थोड़ा सा एक्सेलरेशन वगैरह करते हो तो यहाँ पर ये देखो चार्जिंग इको पावर आपको ये लिखा हुआ दिखता है कि बैटरी आपकी कितनी चार्ज वगैरह है। और ये देखो, तो इट्स वेरी सिंपल बेसिक चीज़ है कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो है वो आपका होगा, और वहाँ पर ये सेकंड आपको बताता रहेगा कि इतनी सेकंड जो है वो आपकी गाड़ी बंद रही है और उतना फ्यूल आपने सेव करा है। और वो ऑन या ऑफ जो रहती है, जो स्मूथली होती है, उन सभी की वजह से लाइक जो आपका 0.4 0.5 की इम्पेल एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलती है, वो रीज़न की वजह से यहाँ पर ये माइल्ड हाइब्रिड नियो ड्राइव 48 वोल्ट बैटरी जो है वो दी गई है। अब मेरे को तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आया है क्यों करा है महिंद्रा ने ऐसा, और ना ही ये चीज़ कोई ऐसे टैक्स वगैरह कुछ बचा देगी या कुछ कर देगी। मतलब अलग ही सीन है, क्या पता क्या सोचा है। या तो इस गाड़ी के साथ में आप कैमरी जैसा बड़ा थोड़ा सोच लो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दे दो पेट्रोल के अंदर, मज़ा ही आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाएगी। मतलब जो टोयोटा के पास में लाइक चीज़ें हैं ऑलरेडी, वो टेक्नोलॉजी अगर टोयोटा सारी गाड़ियों में उनकी क्रिस्टा में दे दे, इसमें दे देना, कसम से क्या सेल इनकी इंक्रीज होगी और क्या मतलब गाड़ियाँ बिकेगी ना, मतलब 2x 3x सेल्स हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। एंड ट्रस्ट मी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और डीजल या सीएनजी आप किसी का भी ले लो, मतलब आपको एक तो पीछे पड़े ना डीजल बंद करना है, तो डीजल के अंदर आप प्रॉपर ढंग का हाइब्रिड सिस्टम लेके आ जाओ, वो भी नहीं हो रहा है। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल के साथ लेके आ जाओ तो चीज़ें जो है वो थोड़ी सॉर्टेड हो जाए। आई डोंट नो किस तरफ जो है वो ये कंपनी जा रही है और क्या प्रोडक्ट की प्लानिंग चल रही है इनकी। बाकी रनिंग और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं आप, तो अगेन गाड़ी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जो राइड क्वालिटी है वो आपकी अगेन वो लेटर फ्रेम पे आप चलाते हो तो गाड़ी के अंदर थोड़े से ऐसी मतलब गाड़ी चालू होने के बाद में जैसी थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो आपको शो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो कोई ऐसी मतलब वो नहीं है कि आपको गाड़ी के अंदर राइड क्वालिटी में फ़र्क महसूस होगा, सस्पेंशन चेंज करें, कुछ भी नहीं करा, मैकेनिकली पूरी गाड़ी सेम है। यहाँ पर इंजन के अंदर जो है वो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लगा दी है, दैट्स इट। बाकी स्टीयरिंग का फीडबैक वही थोड़ा हार्ड स्टीयरिंग आपको मिलती है, बढ़िया ताकत आपको चाहिए, आपके बाइसेप्स जो है वो यहाँ पर ट्रेन हो सकते हैं इस स्टीयरिंग के साथ में। और बाकी जो फीचर्स के नाम पे आपको एक JBL का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है, डिसेंट तरीके से काम करता है। बहुत ज़्यादा लाउड करोगे तो वो बेस वगैरह जो है वो आउट ऑफ जोन जो है वो जाने लग जाएगा। वेंटिलेटेड सीट जो है वो यहाँ से हट गई है। AC जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है। और दूसरी जो चीज़ सबसे अच्छी है वो है इसका रिलायबल फैक्टर, मतलब लाइक रिलायबल है गाड़ी के अंदर आप 2-4 लाख किलोमीटर 5 लाख किलोमीटर भी अगर आप चला लोगे तो कुछ होगा नहीं। तो ये चीज़ गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी है, गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है, पावर वगैरह बहुत अच्छी है। ख़राब रास्तों वगैरह में आपको जाने का काम पड़ता है, रफ़ एंड टफ गाड़ी है, जहाँ मर्जी पड़े लेके जाओ। हाईवे पे आपको बहुत ज़्यादा क्रूज़ करना है, लंबा लेके जाना है, थोड़ा सा रफ़ एंड टफ चलेगा, डेफिनेटली आप इस गाड़ी को परचेस कर लो। यार देखो हाईवे पे ऐसा है कि आप कैसी भी चला लो आराम से 11-12 के आसपास का माइलेज जो है वो 12.5 के आसपास ही दे देती है। सिटी में भी आप कैसी भी चला लो 10 के आसपास का माइलेज ये गाड़ी दे देती है। कोई इतने बड़े इंजन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप AC चला रहे हो नहीं चला रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इतना डिसेंट माइलेज 10 से 12 के आसपास आपको फॉर्च्यूनर में मिल ही जाता है। आप कैसी भी चलाओ, गंदी चलाओ, अच्छी चलाओ, प्यार से चलाओ, इतना ये डिसेंट माइलेज देती है। हाँ, हाईवे पे अगर आप क्रूज़ कंट्रोल लगा के 70-80 की स्पीड पे बैठ जाओगे तो डेफिनेटली आप 14 की इम्पील के आसपास 14-15 का माइलेज इससे निकाल लोगे। बट आई डोंट थिंक कोई ऐसा करने वाला है। अगर करना है मतलब किसी को एक्सपेरिमेंट करना है आप कर लो, बाकी इस तरीके से जो है फॉर्च्यूनर को आई डोंट थिंक कोई यूज़ करता होगा। और ये जो सस्पेंशन का सेटअप है ना, ये थोड़ा सा अब अपडेट करने का टाइम आ गया है, बिकॉज ये जो स्पीड ब्रेकर है इन पे भी गाड़ी जो है वो हिल जाती है और आपको धीरे करके ही निकालनी पड़ती है। नो डाउट ब्रेकिंग बाइट्स इस गाड़ी के हिसाब से गाड़ी के अंदर बहुत अच्छे दिए हुए हैं, मतलब गाड़ी कंट्रोल हो जाती है, गाड़ी रुक जाती है। टायर का जो भी लाइक यहाँ पर हाईवे टेरेन के टायर अच्छी ग्रिप देते हैं आपको, और गाड़ी की स्टॉपिंग पावर वगैरह नो डाउट इस साइज़ के हिसाब से, इस वेट के हिसाब से बहुत अच्छी है। ये सब चीज़ें तो ऑफकोर्स फॉर्च्यूनर के साथ में है, बट अभी लाइक सीन ये है कि अराउंड 55 लाख रुपीज़ ऑन रोड अगर इस पर्टिकुलर गाड़ी के अगर कोई बोलता है ना तो वो वर्थ इट फील नहीं होते हैं। गाड़ी थोड़ी ज़्यादा ही मतलब ओवर लाइक कॉस्ट ये लगती है, तो उतना ज़्यादा जो है लाइक स्पेंड करना फॉर्च्यूनर के ऊपर वर्थ इट नहीं है जब तक आपको ये ना हो जाए कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो टाइम पे सर्विस हो जाए, डिसेंट तरीके से चलती रहे, पावर वगैरह हो, कहीं पर भी बंद नहीं हो, चाहे मेरे को 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप जाना है वो गाड़ी मेरे को पॉइंट A से पॉइंट B पे पहुंचा दे। मेरे को बिल्कुल भी कोई केओस नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेसिक म्यूज़िक सिस्टम मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सुन लूँगा,
और मेरे को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी रोड प्रेजेंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो, कोई तोड़ नहीं हो, डेफिनेटली जाके आप फॉर्च्यूनर ले लो। और साथ ही आप ज़्यादा पैसे आज तो दे रहे हो, बट आपको एज अ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पैसे मिल भी जाएंगे जिसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो। तो फॉर्च्यूनर का सीन ये है कि आज अगर आप 55 लाख लगा रहे हो, 5 साल आप रुक रहे हो, तो 5 साल में गाड़ी की कीमत आराम से 62, 63 लाख, 65 लाख भी शायद हो सकती है। ठीक है, हर साल लाख 1.5 लाख रुपए धीरे धीरे कर करके बढ़ जाते हैं गाड़ी के ऊपर। तो उस टाइम पे अगर आप मान लो लाइक एज्यूम करो कि गाड़ी की प्राइस अराउंड 63 लाख रुपीज़ ऑन रोड है, ठीक है, तो आपको आराम से, अगर आपने गाड़ी 5 साल के अंदर लाख किलोमीटर चला भी दी, चलो कि 20,000 किलोमीटर आपकी साल में चल रही है, तब भी आपको 40-45 लाख रुपए जो है वो उस गाड़ी के मिल जाएंगे। तो आपका क्या गया, 55 लाख रुपए में आपने गाड़ी ली थी, 15 लाख रुपए में आपने गाड़ी को जो है वो साल भर चला लिया। तो ये एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि इतनी बड़ी गाड़ी आपने 15 लाख रुपए में चला ली। फिर सर्विस कॉस्ट कुछ नहीं है, 7-8 हज़ार रुपये में फॉर्च्यूनर सर्विस हो गया आ जाती है। मतलब बेसिक सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट्स चेंज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। पता चला आप बोलो कि पार्ट्स चेंज हुए थे, 20,000 की सर्विस हुई, हमारी 35,000 की सर्विस हुई। अब यार क्या क्या पार्ट्स चेंज हो रहे हैं, क्या कुछ थोड़ा टूटी हो रही है गाड़ी के अंदर, वो तो आपका कॉल है ना, आपकी गाड़ी के ऊपर है। बट जो नॉर्मल एवरेज सर्विस जो कॉस्ट है वही 6 से 8 हज़ार रुपये के बीच में आती है। और आपको बता दूँ, कंपेयर करके जो टाटा की सफारी है, Hyundai की XUV700 है, लाइक 7XO जो अब हो गई है, इन गाड़ियों की सर्विस होती है 7-8 हज़ार रुपये की। कई बार उनकी भी सर्विस कॉस्ट जो है वो अराउंड 10 हज़ार रुपये के आसपास पहुंच जाती है। जो मेरे यहाँ पे मेरे बड़े भैया के पास में होंडा सिटी है, उस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट भी 7-8 हज़ार रुपये आती है, जो गाड़ी 15 लाख रुपये में परचेज़ की गई थी। तो आप सोच लो कि 15 से 20 लाख रुपए में आने वाली जो 25-30 लाख रुपए में भी जो गाड़ियाँ आती है वो भी आजकल उतने में सर्विस होती है। तो यहाँ पर 55 लाख रुपए में आ रही है फॉर्च्यूनर आपकी, जो कि बहुत कम प्राइस में सर्विस हो जाती है। तो ये चीज़ जो है वो गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी है। फिर उसके अलावा, एक मिनट, चश्मा होल्डर है यहाँ पर और डायरेक्ट सनलाइट आ रही है हमें। हाँ, तो अब अगर कंपेयर करूँ ना कि इस प्राइस पॉइंट पे BMW की X1 आप ले सकते हो, मर्सिडीज़ की GL आप ले सकते हो। देखो, वो ना रोड प्रेजेंस मिलनी है, ना वो साइज़ आपको मिलनी है, वहाँ पर आपको लग्जरी और कंफर्ट मिलना है, अभी आपको चाहिए। फिर उसके बाद में वहाँ पर अगर आप वो गाड़ियाँ परचेज़ करते हो तो एक सर्विस कॉस्ट आपकी 30 से 40 हज़ार रुपये की मिनिमम जाती है, बैर मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि ये उनका मतलब लाइक सर्विस कॉस्ट है ही सही कि इतना तो जाएगा ही जाएगा आपको एक सर्विस करवा ली तो। या आप अगर मान लो मेंटेनेंस पैकेज भी ले लेते हो, तो मेंटेनेंस पैकेज में भी आपका ये हो जाता है कि हाँ, कम से कम एक सर्विस आपको जो है 25 से 30 हज़ार रुपये की तब भी आपको पड़ती ही है ओवरऑल। अगर आपने लाख रुपये की आपने मेंटेनेंस पैकेज ले लिया, 3 सर्विस इंक्लूड है उसके अंदर, क्या आपको कुछ भी नहीं करना है, 3 सर्विस आपकी फ्री हो जाएगी, तो वहाँ पर भी एक सर्विस आपको 33 हज़ार रुपये की पड़ती है। ठीक है, फिर कुछ अगर पार्ट वगैरह चेंज हो गए, बीच में कुछ हो गया, तो वो एक अलग बात है। तो अगर आपको उन सभी केओस से बचना है, लग्जरी वगैरह थोड़ा सा मतलब अच्छा ठीक ठाक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो फिर आप ये ले लो या तो वो ले लो। मतलब उनसे इसका कंपैरिजन है ही नहीं, ये एक अलग चीज़ है, रॉ, टफ, रगेड, रिलायबल, विदाउट एनी फीचर, विदाउट एनी केओस। और हाईवे पे अगर 100 की स्पीड पे आप चल रहे हैं तो अराउंड 1800 RPM के आसपास चल रही है। 120 पे भी एक बार चला के बता देता हूँ मैं आपको। तो ये 120 जो है वो अपन पहुंच चुके हैं और अराउंड 120 पे जो है RPM आपके तब भी 2000 से नीचे ही RPM पे जो है वो गाड़ी चल रही है। एक तो साला कोई हाईवे मतलब लाइक इसको फास्ट लेन समझना पड़ती है और वो सारी स्लो लेन है, पता नहीं क्या ही सीन है यहाँ पे। ओके, तो अभी 120 की स्पीड में मैं चल रहा हूँ और 6 गियर में गाड़ी, और अराउंड 2100 RPM पे जो है वो ये गाड़ी क्रूज़ कर रही है 120 की स्पीड पे। तो ये सीन है। और अभी इको मोड पे एक बार डालता हूँ। इको मोड पे डालने पे RPM सडन काफ़ी बढ़िया ठीक ठाक डाउन हो गए यार, ये क्या सीन है। ओके, तो 120 पे जो है अभी मैं चल रहा हूँ और अराउंड जो है वो 1900 RPM पे चल रही है। स्पोर्ट्स ओके, नॉर्मल ठीक है। हाँ, तो 120 पे ही 1800 RPM पे चलती है। 100 पे लेते हैं एक बार, मे बी 100 पे नीचे आए, वो गियर अपशिफ्ट उसने ना करा हो, मे बी मुझसे गलती हुई हो बताने में। एक बार फिर ट्राई करते हैं। ओके, अब 100 की स्पीड पे अपशिफ्ट थोड़ा आराम से करती है एक्चुअली। हाँ, 1600 RPM के आसपास में 100 की स्पीड पे, 1600 RPM के आसपास में 100 की स्पीड पे चलती है। तो ये RPM है और डिसेंट RPM है, सही है, बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। और यही रीज़न है कि आप 100-120 पे भी क्रूज़ करते हो तो इंजन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता। दैट्स वाई इंजन की लॉन्जेटिविटी जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़िया जो है वो रहती है।
बाकी जो ड्राइवर सीट है वो कंफर्टेबल है, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। अभी नहीं है, सर्दियों में, गर्मियों में लगेगी परेशानी आपको, गर्मी वगैरह जो है वो लगेगी। और ये ग्लासेस वगैरह से जो है वो धूप कंटिन्यूसली से आती रहती है। ये सभी चीज़ें हैं। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है वो है इसके NVH। लाइक बाहर का नॉइज़ जो है वो ऐसे टायर नॉइज़ वगैरह बहुत आता है, विंड नॉइज़ वगैरह बहुत आता है, तो उसको अपग्रेड करना चाहिए। एकॉस्टिक लेयर वगैरह जो है वो यहाँ पर ये ग्लास में अगर यूज़ करें तो मज़ा आ जाए, बट वो सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ नहीं करी गई है। उन सब चीज़ों की कमी यहाँ पर आपको लगेगी। बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह जो है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एडास आपको अभी भी इसके अंदर नहीं मिलता है, तो ये चीज़ बड़ी ही मतलब वियर्ड है कि आप ऑलमोस्ट 55 लाख रुपए दे रहे हो और बेसिक जो एडास आपको 10-12 लाख रुपए की गाड़ियों में जो मिलने लगे हैं वो अभी भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। इस गाड़ी के साथ में लॉन्ग ड्राइव करके मैं एक बार फिर से फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट कर लूँगा कि लाइक ये नियो ड्राइव में अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हो तो ओवरऑल एक टैंक पे गाड़ी कितनी चल जाती है। बट अगेन वो जो 0.5 किलोमीटर का जो डिफरेंस है उससे ना मेरे को फ़र्क पड़ता है, ना जो गाड़ी लेगा उसको फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी मुझसे छूट गया है, पूछना है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे पूछ सकते हो मुझे, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।